नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं के दूसरे अध्याय पर। कक्षा 11वीं पूरी तरह से विश्व इतिहास पर आधारित है और यहाँ पर हमें भारतीय इतिहास की झलक भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वास्तविक इतिहास वही है। अगर आप इतिहास को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप भारत और विश्व के इतिहास को कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले भी जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है। हम भले ही कितना ही अलग होने का प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर इस अध्याय का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। हमें ये देखना होगा कि लेखन कला किस तरह से जो सभ्यताएं थी उनमें थी और उनमें शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी कि मध्य और पोटोमोस यानी कि नदी से मिलकर है। मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है और ये सभ्यता इन दो नदियों के बीच में ही पलती थी। दोस्तों, फरात और दजला, जैसे टिग्रिस कहते हैं, इनके नए नाम भी आप ध्यान में रखना। फराज यानी कि यूफ्रेट्स और दजला यानी कि टिग्रिस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे जो विवरण दिया गया है, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। दोस्तों, 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी कि सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा यहाँ बन गई। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों और औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में बुक्स ऑफ जैसे जेनेसिक और में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य
अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि यूरोप के यात्री और विद्वज मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट को अक्षरशः सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से के अतीत मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन यानी कि फ्लड की कहानी का अंकन था। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज्यूशूद्र कहा जाता है। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सत्य नहीं है, लेकिन ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियाँ की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांशतः इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ पर आप मानचित्र पश्चिमी एशिया का देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको ये काकेशस माउंटेन इधर साइड में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का इधर साइड में दिख जाएगा, और फिर यहाँ पर दोस्तों कैस्पियन सागर हो गया, ये इराक है, यहाँ पर दजला फरात नदी है, और इन दोनों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यहाँ पर आप बेबीलोन और उरुक नाम के दो प्रमुख नदों को क्षेत्रों को देख सकते हैं। ये मिस्र है, यहाँ पर मिस्र की सभ्यता पनपी। दोस्तों, मेसोपोटामिया और उसके भूगोल की बात करते हैं। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियों ईरान में पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। यहाँ पर आप इनका जो देख सकते हैं कि नीचे किस तरह से रेगिस्तान है। यहाँ आप बगदाद को देख सकते हैं जो कि इनकी कैपिटल है यानी राजधानी है, और बहुत सारे शहरों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आबू नदी, बालिक नदी, असीरिया, नीमरुद, असेरू,
जिनवेह आदि प्रमुख क्षेत्र आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बँटकर बहने लगती है। कभी-कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएँ सिंचाई की नहरों का काम देती थीं। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर या मसूर की खेती की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हुआ करते थे, जिनसे भारी मात्रा में दूध, मांस, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थीं। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में भी हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यहाँ के शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी जान लेनी चाहिए। दोस्तों, शहरीकरण का महत्व अब हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती है। बढ़ई का सही काम करने, मनके में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम आगे देखेंगे। दोस्तों, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बे में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह-तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। दोस्तों, अभी-अभी मुझे याद आया कि मेरे पास में वोडाफ़ोन आइडिया की सिम है। मतलब इसका मतलब है कि 12 से 6 अनलिमिटेड मिलने वाला है और मैं बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। उनमें आपस में बराबर लेन-देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रागा यानी कि टिन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। शहरी निर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न-भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है।
मुद्रा काटने वाले को पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब भी लिखित रूप में रखना होता है। यहाँ पर आप वारका शीश देख रहे होंगे। यहाँ एक प्रकार का शीश यानी कि सिर आपको दिख रहा है। 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आँखों और भौहों को क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खाँचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ता रहा होगा। दोस्तों, शहरों में माल आवाजाही की बात करते हैं। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे जितने भी समृद्ध रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे यानी मुद्राओं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए यह विचार किया जा सकता है कि प्राचीन मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी आदि विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा, कृषि, अन्य जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान-प्रदान तभी संभव होता जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था की भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावों या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिससे कोई खर्च नहीं लगता। जबकि जानवरों के माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी-बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण हम देखेंगे, उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों जल व्यापार के लिए विश्व मार्ग में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, यहाँ पर इनकी कुछ लेखन कला की बात करें तो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईसा पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। दोस्तों, यहाँ पर पट्टिकाओं पर बने चित्र संकेत आप देख सकते हैं। पहले में आपको बैल का चित्र संकेत बताने का प्रयास है, दूसरे में आपको अनाज और तीसरे में ये मछली वगैरह आपको दिख रही होगी। इस तरह से ये चित्र संकेतों के ज़रिए भी ये लोगों को बताने का प्रयास करते थे। और इनकी जो लिपि थी, लिखने की लेखन लिपि थी, वो कीलाकार लिपि थी। अब यहाँ पर आप कीलाकार लिपि को देख सकते हैं कि किस तरह से ये लिखते थे कीले के तरीके में।
जैसे यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है सबसे नीचे, इसका मतलब माँ, फिर ये उसके ऊपर आई, फिर कुर, फिर सी। इस तरह से ये चित्रों को कीलों के ज़रिए एक दूसरे से भाषा समझाने का प्रयास ये करते रहे होंगे। अब इनके लेखन कला के विकास पर विस्तार से बात करते हैं। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिस पर उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। जो ये हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में, जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियां आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते हैं। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते हैं। उन्हें करने वाले भी बहुत सारे कई लोग होते हैं जो इन कार्यों को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इनकी लेखन कला पर भी बात कर ली। एक चिकनी मिट्टी की पट्टी का जो चित्र में आप देख रहे होंगे, जो दोनों ओर कीला अक्षरों में लिखी हुई है, यह एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ हम देख सकते हैं और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित है। हम देखेंगे कि जो अक्षर है मिट्टी को दबाकर यहाँ पर बनाया गया है। हो सकता है कि किसी प्रकार का ये सांचे का इस्तेमाल भी करते रहे होंगे। दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसे गूंद कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ पर पकड़ सके। वह सावधानीपूर्वक उनकी सतहों को चिकना बना लेता था और फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह यानी कि क्यूनिफॉर्म, यानी कि जिसे कीलाकार कहते हैं, लातिन शब्द है क्यूनिस्ट, क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फोर्मा जिसका अर्थ है आकार से ये बना हुआ है। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाओं की प्राप्ति होती है और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना जान पाए हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए कानून के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। लेखन प्रणाली पर हम और बात करें, जिस ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था
वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या, लेकिन अक्षर जो सिंबल्स होते हैं जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसे सूखने के लिए पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष ध्वनि को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि हम मान सकते हैं। इनकी साक्षरता की बात करें तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीक चिन्ह, प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थी। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्ति पूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे आमुख मालिक को उनका आमुख सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए। बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। पिता इन्हें अपने पुत्रों के बारे में बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान पर भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। दोस्तों, यहाँ पर लेखन का प्रयोग की बात करें तो शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंध को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमर्कर के साथ जोड़ा जाता है। उन महाकाव्यों में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एनमर्कर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद की रोशनी और उनके सूचित दिशा के अनुसार उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूर अरट्टा के मुखिया से लाजबर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के लिए उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद वह वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एनमर्कर के संदेशों में गोलमोल कर दिया। तब राजा एनमर्कर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। कवि के कहने का तात्पर्य यह था, जहाँ पर हमने कवि वाला देखा, कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटी लगी। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथ में दी तो उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई।
उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य की सूचना इकट्ठी करने और दूर-दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। इसके बाद दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा के विषय में हम जानते हैं। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो राजा के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली दो श्रेणियों के शहर यहाँ पर चर्चा हम कर सकते हैं। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं है यहाँ पर अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाया या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहले ज्ञात मंदिर सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इंद्राना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। के मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर किसी भी देवता का घर ही होता है। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। यहाँ पर आप मंदिरों को देख रहे होंगे कि किस तरह से ये छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है। यहाँ से प्रवेश द्वार है, ये भट्टी है। यहाँ पर दीवारें आप किस तरह से मुड़ी हुई है आप देख सकते हैं और ये आखिर में वेदिका आपको दिख रही होंगी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परती जमी हुई मिली है। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, यही की जाती थी। पीसना, काटना यही किया जाता था। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों और नियोक्ता अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ, शराब, मछली आदि के आवंटन और विवरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी-कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय-समय पर पुनर्स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती हैं। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। यहाँ पर आप जो खंडर जो अवशेष देख रहे हैं,
लगभग 3000 ईसा पूर्व निर्मित एक मंदिर है, जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए किस तरह से बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जो आंगन है वो पूरी तरह से यहाँ पर खुला हुआ दिख रहा है। दोस्तों, ये लोग अपने हिस्से की सरणी से गाद यानी कि मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी की बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रह सकते थे। आज है तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एन मर्कल से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर सकें। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनके हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से हमें पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ, तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था, उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं, जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातुएं खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के काम में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के
औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर एक काले पत्थर का उत्कीर्ण शिलापट्ट यानी कि स्टेल पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र यहाँ पर बना हुआ है। दाढ़ी वाले व्यक्ति का यहाँ पर दोहरा चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसमें बालों और सिर पर बंधी पट्टी और कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के निचले हिस्से स्कर्ट को देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक व्यक्ति है, समझ में आ रहा कुछ, कि कुछ तीर कमान लेके पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये एक आदमी है और दूसरा आदमी ये है। ये आदमी कुछ कर रहा है यहाँ पर, और ये आदमी ये धनुष लेके किसको मार रहा, क्या होता है। देखिए, अच्छा, ये शेर को मार रहा है भाई साहब, यहाँ पर पढ़ने पे पता चल रहा है शेर को मार रहा है यहाँ पर। और ऊपर के दृश्य में वीर उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। स्टेल क्या होता है, शिलापट्ट क्या होता है, पत्थर के ऐसे शिलापट्ट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, शिलापट्ट कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर शुरुआत में तो ये शेर को धनुष से मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब ये शेर संभलता ही नहीं है तो ये ऊपर वाले चित्र में भाले से मार देता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो शेर है ये इसको लपक रहा है, इसके हाथ है, इसका मुंह है, ये हाथ है इसके, ये मुंह है, और देखो ये कैसे लपकने के लिए हो रहा है, इसलिए इस वीर योद्धा ने इसको मार डाला। शासकों के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि इन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु यानी कि कोन बनाने और पकाने के काम पर लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिर की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारों के विभिन्न रंगों को सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुदूर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातिक पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जा सकते थे। दोस्तों, इस चित्र को देखिए, एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व मिली। इस छाप 3200 ईसा पूर्व पुरानी मिली है। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र व्यक्ति, खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापत्थ या स्टेल। स्टेल मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही जिन पर शिलालेख या फिर कोई बात उत्कीर्ण की जाए, ऐसे पत्थर। दोस्तों, दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहे हैं। ये युद्धबंदी है जिनके हाथ बंधे हुए हैं 3 के, और चौथा व्यक्ति हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके हाथ ना बांधे हो और वो बोल रहा है भैया हमें छोड़ दो, और ये लोग बस मांगने ही वाले हैं। अब हम मुहरों की बात कर लेते हैं। एक शहरी शिल्पकृति। पहले आप ये समझ लीजिए मुहर क्या होती है। मुहर मतलब कि सील, स्टाम्प होता है सील। अगर कहीं पर ये मुहर लगी है, इसका मतलब ये उस राजा का सामान है, उस व्यक्ति का सामान है। आज भी हम सील का प्रयोग करते हैं ना, तो सील को हिंदी में मुहर कहते हैं।
भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उसमें उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेखन होते थे जैसे मालिक का नाम, उनके इष्ट देव का नाम और उनकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मोहरें घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इसमें इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्राथमिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। यहाँ पर आप 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें और उनकी छाप देख सकते हैं। देखिए कितने सुंदर और साफ तरीके से यहाँ पर मिट्टी पर ये अंकित की जाती थी और कितनी सही ये सटीक दिख रही है। शहरी जीवन की बात करते हैं। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या सम्भ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें, आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजबद जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाए गए मिली हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित इन दस्तावेजों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श परिवार माना जाता था। एकल परिवार मतलब कि पुरुष, उसकी पत्नी और उसके यहाँ पर बच्चे शामिल हो, है ना। जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर वे अपना नया परिवार बनाएं। इस तरह से एकल परिवार और पूरी जॉइंट फैमिली नहीं रहती, जैसे चाचा दादा परदादा पूरे रह रहे हैं, वो ऐसी जॉइंट फैमिली नहीं थी। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे, यानी कि उस तरह से पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए उसकी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और जब वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाई का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। आइए अब उस नगर का अवलोकन करें। यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उससे टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसी कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है। बल्कि जल जीवन निकासी
बल्कि जल जीवन निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नलिकाएँ उन घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हौज हौज का मतलब होता है जमीन में ऐसा ढका हुआ गड्ढा जिसमें पानी और मल एकत्रित होता है। शायद यह इसलिए किया जाता था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से न भर जाएं। दोस्तों, यहाँ पर जो उर नगर है, उर नगर एक रिहायशी इलाका, यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे जो कि लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। यहाँ पर आप गलियां देख सकते हैं, ये घर है और इनके साइड से किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी गलियां जा रही हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। सॉरी। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई सगुन अपशगुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली है। जैसे घर की दहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। घर उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिससे शासकों का तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों और के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर की हम बात करते हैं। दोस्तों, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। हमने देखा कि कैसे मानचित्र 2 की मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी के ऊर्ध्वधारा पर स्थित है और विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यहाँ दर्शाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये चित्र क्रमांक 3 और विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त कर लेते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरिया कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसलों को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों की गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड
झुंड के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडरिया गर्मी में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। यह खानाबदोश लोग अक्दी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियाई जाति के थे। दोस्तों, मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्हें मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृति के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण से वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ पर इस चित्र में आपको एक योद्धा दिख रहा होगा और ये योद्धा जो खपच्ची की ढाल है वो पकड़े हुए है। साथ ही साथ एक खास किस्म की पोशाक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की खाल टाइप की ये पोशाक पहना हुआ है। ध्यान से देखने पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऊपर के चित्र की बात करें तो भूमि जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त होती और बसंत के उत्तरार्ध में चराई चारागाहों के क्षेत्र में काम करती है। हरा वाला क्षेत्र यहाँ पर है और जो डॉट डॉट वाला क्षेत्र है वह कृषि क्षेत्र है। पीला वाला क्षेत्र चारागाह की भूमिकाएं हैं और जो ये ब्राउन टाइप का क्षेत्र है ये बसंत यानी कि बरसात के मौसम में जो गर्मी और जब गर्मी ख़त्म होती है और बारिश शुरुआत होने वाली होती है उस क्षेत्र में ये चारागाह का काम करता है। और जो नीली डॉट डॉट आपको दिख रही है मौसमी धारा है। दोस्तों, इसके बाद हम आगे अगले पेज में बढ़ते हैं और मारी में जिम रेसिम का महल 1810 से 1760 ईसा पूर्व। आप यहाँ पर इनका महल देख सकते हैं। ये सिंहासन कक्ष, फिर उसके जस्ट सामने भीतरी आंगन, फिर इधर साइड में आप सभागृह देख सकते हैं और उसके साइड में बाहरी आंगन है। यहाँ पर प्रवेश द्वार है, उसके साइड में कुआं है। इस तरह से कितना बड़ा और कितना विशाल महल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये प्रांगण है और फिर ये कार्यालय की जो मिट्टी के साथ मिट्टी दानों में पट्टिकाएँ रखी जाती थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जेरूसलम मारी में स्थित राजमहल, मारी का जो विशाल राजमहल है, शाही परिवार के निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी ये महल था। अपने समय में वह इतना अधिक समृद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरिलम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहाँ आया था। दैनिक सूचियों से भी यहाँ पर आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शौचालय और स्नानागार आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ शाही निवास, कार्यशाला और रसोई घर कितना बड़ा था ये भी आप अलग से देख सकते हैं। दोस्तों, मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों के राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आँख से किए गए ऐसे संकेतों को देखा जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे
और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्रों का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा अच्छे तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोतों पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे। उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उनमें लदे हुए माल की कीमत पर लगभग 10% का प्रभार वसूल करते थे, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप इन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रागे का भी व्यापार होता था, क्योंकि क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री थी, इसलिए इससे इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। अब मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई की बात करते हैं। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल हैं। उनके कार्य की यथार्थता, एक परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती और उर नगर में की गई है। जैसे कि उस नगर में खुदाई की गई, वैसी अब खुदाई नहीं की जाती है। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई का काम पर लगा सके, और इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। हाँ भैया, इस संबंध में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था। इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजारों के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब तक भी कुछ नम पाई गई या पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई, उन्हें खोदकर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों को पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। वहाँ गोबर के उपले के जले हुए ईंधन से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले थे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन कौन से हैं, यह जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं। वहाँ की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घूमा करते थे। वस्तुतः एक घर के आंगन के नीचे, जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस भी रखा गया था। पुरातत्वविदों के कमरों के फर्श
का बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया गया कि घर में कौन से कमरे पर पोपलार यानी कि एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें थी और कौन से कमरे बिना छत के खुले आकाश के नीचे थे। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के महत्व की बात करते हैं। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदाय और संस्कृति के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मरबसी वर्णन हमें गिलगामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुइक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमृत की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हारकर गिलमेशिक अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरुइक नगर विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यह गिलगामेश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिली, जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन की बात करें, हालांकि मर्मसी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णनों को मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उनकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली है जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई है। उनमें 2 वर्गमूल यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह का ये वर्गमूल है और किस तरह से ये गणित में विद्वता हासिल कर चुके थे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन और 1 दिन का 24 घंटों में विभाजन और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया में मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप पहुँचा। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उन्हें घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालय जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वज की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके।
यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। एक पुराकालीन पुस्तकालय की बात करते हैं। लोह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा असुरवानिपाल 668 से 627 ईसा पूर्व ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों और वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी कीलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। और असुर बनीपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियों तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखा करते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुरबालिन का उल्लेख भी मिलता है। मैं असुरबनीपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गुण ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मैंने देवालयों में बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं की मिट्टी को लेवन से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। असुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थे जिन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया था। और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता की अगर हम बात करें तो दक्षिण के कछार में एक शूरवीर नेबोपोलसर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एक्मेनेडिक लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल
50 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े-बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर-दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अपनी अनेक खोजें की थी। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बतलाया गया, मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है, उसे एक बहुत पुराने राजा जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं का पट्टलेख स्टेल मिला और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अकद के राजा सारगोन का नाम खुदा हुआ था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया। नेबोनिडस और निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मती करानी चाहिए। वह लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्त और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। इस तरह अगर हम कुछ महत्वपूर्ण काल रेखा की बात करें तो लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों पर खेती की शुरुआत होती है। लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना शुरू होता है। लगभग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत होती है। लगभग 3000 ईसा पूर्व उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास, कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होती है। लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिनमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व कीलाकाल लिपि का विकास होता है। लगभग 2400 ईसा पूर्व सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग होता है। 2370 ईसा पूर्व सारगोन अक्कद 2370 ईसा पूर्व सारगोन और अक्कद सम्राट अस्तित्व में आते हैं। लगभग 2000 ईसा पूर्व सीरिया, तुर्की और मिस्र तक कीलाकाल लिपि का प्रसार, महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव होता है। लगभग 1800 ईसा पूर्व गणितीय मूल पाठों की रचना अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। लगभग 1100 ईसा पूर्व असीरियाई राज की स्थापना होती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग होता है। 720 से 610 ईसा पूर्व असीरियाई साम्राज्य की स्थापना होती है और 668 से 627 ईसा पूर्व अशुरबनिपाल का शासन होता है। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर बेबीलोन को जीत लेता है। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में अक्कदी भाषा और कीलाकार लिपि प्रयोग में रही होती है। 1850 ईस्वी में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा जाता है। इस तरह हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को बेहद गंभीर तरीके से और बेहद ही आसान तरीके से समझने और पढ़ने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद भी ना आए तो प्लीज़ ज़रूर 1 से 2 बार और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप
इस इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सके। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ तक एक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। अगर आप यहीं से ये सोचें कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर आपकी उम्र बीत जाएगी और आप वहीं बैठे रह जाएंगी। इसलिए आगे बढ़िए, आपका रास्ता खुद ब खुद बनते जाएगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।